हेलो दोस्तों। अफसोस की बात है कि दिल्ली में संपन्न इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की कामयाबियां और नतीजे गलतियों और नकारात्मक पब्लिसिटी के गुबार में खोसे गए। आयोजन की अव्यवस्थाओं, अराजकता, हद से ज्यादा प्रचार पाने की महत्वाकांक्षा, गलगोटिया विश्वविद्यालय जैसे भागीदारों के मूर्खतापूर्ण दावों और आयोजन स्थल पर हुए भद्दे राजनीतिक विरोध प्रदर्शन ने हर उस भारतीय को दुखी किया जो इस समिट को कामयाब होते हुए और भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक तंत्र की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होते हुए देखने की हसरत रखता था। उनमें मैं भी शामिल हूं। सवाल उठा कि जो देश बदलती दुनिया में अपनी अहम भूमिका की बात कर रहा हो, क्या वो अपने खुद के आयोजन की बुनियादी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता और उसे त्रुटिहीन नहीं बना सकता। ये केवल पीआर डिजास्टर और प्रशासनिक नाकामी मात्र नहीं थी, बल्कि उस भरोसे पर चोट थी जो भारत वैश्विक मंच पर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन की तरफ से एक टिप्पणी आई कि भारत एआई में कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित करने के लिए या अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए, यानी कि विजिबिलिटी भर के लिए ये समिट कर रहा है कि हम भी हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। बहरहाल 5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी वाली इस समिट ने, इस आयोजन ने बहुत कुछ दिया है भारत को भी और एआई के वैश्विक इकोसिस्टम को भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, लेकिन इस समिट ने संदेश दिया कि भारत इस दौड़ के तीसरे खंबे के रूप में उभरने की एक संभावना है, पात्रता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मानव एआई की अवधारणा पेश की, एक ऐसी तकनीक जो इंसानों की हो, इंसानों द्वारा बनाई गई हो और इंसानों के भले के लिए काम करे। यह सोच अमेरिका और चीन के तकनीकी वर्चस्व के मुकाबले में एक नैतिक और मानवीय विकल्प पेश करती है। आपको याद होगा कि भारत लंबे अरसे से सामाजिक रूप से जिम्मेदार यानी कि सोशली रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करता रहा है, और कुछ साल पहले इसी थीम पर हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था जिसका नाम था रेज 2020। मैंने भी उसमें भाग लिया था। मौजूदा समिट अपनी श्रेणी के चुनिंदा शिखर सम्मेलनों में से एक है। इस तरह के सम्मेलन पिछले काफी समय से हो रहे हैं, 3-4 सालों से, और पिछले वर्षों में एक ब्लेचली पार्क का ऐसा ही सम्मेलन, फिर उसके बाद फ्रांस, उसके बाद कोरिया आदि में ऐसे शिखर सम्मेलन हुए हैं, और अगला एक और ऐसा ही शिखर सम्मेलन 2027 में स्विट्जरलैंड में होगा। लेकिन दिल्ली शिखर में राजनीति, कारोबार और तकनीक की दुनिया के वैश्विक दिग्गजों की जो मौजूदगी थी वो महत्वपूर्ण थी। इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों थे, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा थे, और जैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे और अन्य कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि थे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया जो है उससे कई बड़े सीईओ जैसे गूगल के सुंदर पिचई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के दारियो एमोदेई भी नई दिल्ली पहुंचे थे। इतने बड़े व्यक्तित्वों की मौजूदगी वैश्विक राजनीति, कारोबार और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती अहमियत का सबूत है। दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियों के लिए भारत का मतलब है 1.5 अरब लोगों का बाजार, करोड़ों युवा इंजीनियर और अथाह डेटा का खजाना। जो भी बड़ी कंपनी एआई में काम कर रही है उसके लिए ये सब बहुत कीमती है, और कोई भी एआई दिग्गज इनको अनदेखा नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, समिट में कई आर्थिक उपलब्धियां भी दर्ज हुई। दुनिया भर के निवेशकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में $250 अरब से अधिक के निवेश के वायदे किए। डीप टेक्नोलॉजी यानी कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए $20 अरब की वेंचर कैपिटल का वादा भी किया गया। वैश्विक एआई कंपनियों जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, एएमडी, आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि के कई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स भी हुए किनके साथ, भारतीय कंपनियों के साथ, जैसे उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस, टीसीएस, लार्सन एंड टूब्रो आदि आदि के साथ। और इनके साथ साथ उनकी कई राज्य सरकारों के साथ भी एग्रीमेंट्स हुए, समझौते हुए। लेकिन सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि क्या रही? भारत का पैक्स सिलिका नाम के गठबंधन में शामिल होना। ये अमेरिका की अगुवाई में बना हुआ एक महत्वपूर्ण मंच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश इसमें पहले से ही शामिल हैं। भारत को इसमें शामिल किए जाने का अर्थ है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को एक भरोसेमंद साझीदार का एक स्थान मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों,
क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि चीन को अमेरिका की तरफ से आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें जैसे सेमीकंडक्टर्स या चिप्स वगैरह या जीपीयूज वगैरह जो नए वाले जो बड़े वाले हैं उनको देने पर एक किस्म की रोक लगी हुई है। लेकिन भारत को ये एक्सेसिबल है, भारत इनको हासिल कर सकता है क्योंकि इस तरह के जो ग्लोबल अरेंजमेंट्स है उसमें भारत है और अमेरिका भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है। हालांकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंधों में एक तनाव है, खिंचाव है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो समझौते हैं इनमें भारत की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। किसी विकासशील देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केंद्र में रखते हुए पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है दोस्तों। भारत ने इस मंच का उपयोग ग्लोबल साउथ यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की एक रिप्रेजेंटेटिव शक्ति के रूप में किया, प्रतिनिधि ताकत के रूप में किया। और आप जानते हैं कि 70 से ज्यादा देशों ने नई दिल्ली एआई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एआई के नियम कायदे केवल अमेरिका और यूरोप तय न करें, बल्कि उसे सही अर्थों में समावेशी यानी कि इंक्लूसिव और लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक बनाया जाए। भारत ने इतने देशों को सामने ला खड़ा किया जो उसकी अपनी राजनीतिक महत्ता के साथ साथ एआई जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी पर उसके नजरिए की एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्यता का प्रतीक भी है। इस समिट ने भारतीय प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का मौका भी दिया। भारतीय स्टार्टअप कंपनी सर्वम एआई ने 105 अरब पैरामीटर वाला ऐसा भाषाई मॉडल पेश किया जो लोकप्रिय वैश्विक मॉडलों को टक्कर दे सकता है। मतलब उनकी श्रेणी में आज ना आ सके कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी उम्मीद जगाता है। खास बात यह है कि इसे उनकी तुलना में बहुत ही कम संसाधनों के साथ बनाया गया। जैसे आपको याद होगा कि चीन में जब डीप सीक का एक रिलीज किया गया था तो पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई थी, क्योंकि डीप सीक को बहुत कम संसाधनों के साथ बनाया गया था, बहुत कम प्रोसेसिंग पावर, बहुत सामान्य किस्म के, मतलब उतने एडवांस जीपीयूज नहीं थे उसमें, उसके बावजूद उसको बनाया गया। और यही बात हमारे सर्वम एआई पर भी लागू होती है। इसकी एक और खास बात है कि इसमें भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखा गया है, उनका बेहतरीन समर्थन ये करता है। और इसके साथ साथ भारत जैन नाम का एक अन्य स्वदेशी मॉडल है, उसने भी लोगों का ध्यान खींचा। आईआईटी गुवाहाटी के छात्र ने बड़ा लोगों को आकर्षित किया, जिसका नाम है शालिग्राम देवांगन। उसने सिर्फ 1,10,000 की लागत से एक ऐसा एआई मॉडल बना दिया था जो भारतीय भाषाओं में काम कर सकता था। अब ये जो उपलब्धि है ये कम खर्च में बड़ा काम करने की भारतीय क्षमता का एक उदाहरण है, बड़ा अच्छा जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह से भारत ने टीबी की जांच के लिए एआई आधारित एक्सरे स्कैनिंग, सरकारी सेवाओं के लिए बहुभाषी वॉइस बॉट्स और किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने जैसे उपयोगी प्रयोगों को जो एआई पर आधारित थे उनको दुनिया के सामने रखा। इन उदाहरणों ने साबित किया कि भारत की टेक्नोलॉजी आम आदमी के काम आ सकती है, न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी, भारत से बाहर भी, खासतौर पर इस ग्लोबल साउथ के जो लोग हैं उनके काम आ सकती है। अब दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के 250 से अधिक एआई पेटेंट का भी यहाँ पर जिक्र हुआ, जिसने ये दिखाया कि भारत की क्षमताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है उसमें भारत की क्षमताएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं तक सीमित नहीं है। अब समिट के बाद भारत की नजरें और दुनिया की नजरें भारत के एआई मिशन 2.0 पर है। इसके तहत 20 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई डेवलपमेंट और समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके साथ साथ रिसर्च के लिए 20,000 अतिरिक्त जीपीयू उपलब्ध कराए जाएंगे और स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल लॉन्च करने की योजना है। हालांकि आज की हकीकत यह है कि भारत अभी भी 90% जीपीयू बाहर से आयात करता है। हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही अनुसंधान और विकास पर खर्च होता है और डेटा सुरक्षा के कड़े कानूनों का हमारे यहाँ पर अभाव है। और उसके साथ ही साथ एआई के कारण 2030 तक 30 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के प्रभावित होने का अनुमान है, जिसमें भारत भी शामिल होगा, भारत भी रिसीविंग एंड पर होगा। इन सब पर कोई ठोस बात फिलहाल इस सम्मेलन में सामने नहीं आई कि जैसे हमारी जो शोध पर जो खर्च होता है वो ड्रास्टिकली उसको बढ़ाया जा रहा है या इस तरह की बातें नहीं आई, जिससे थोड़ी सी निराशा हुई। दोस्तों, इसी तरह से 140 करोड़ लोगों के देश में 20 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने का जो आंकड़ा है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। तो मैं ये कहूंगा कि
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक ऐसा आईना है जिसमें भारत की दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाई देती है। हमारी क्षमताएं, कामयाबियां और महत्वाकांक्षाएं एक तरफ है। सर्वम एआई जैसे स्टार्टअप्स की सफलता, आईआईटी के होनहार छात्रों का नवाचार और 70 देशों को एक साथ लाने की कूटनीतिक सफलता महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ एक रोबोट डॉग का झूठ, सड़कों पर पैदल चलते हुए प्रतिनिधि और बहुत सारी अव्यवस्थाएं जिनसे जुड़े वो सवाल जिनके जवाब नहीं मिले, ये भी सामने आते हैं। इंडिया एआई समिट से यकीनन भारत में एआई के फलक का विस्तार होगा। इसी तरह से भारत में रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, जॉब सिचुएशन, स्किलिंग आदि पर भी ठोस प्रभाव पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हमारी मजबूत उपस्थिति भी अंडरलाइन होगी, रेखांकित होगी। किंतु अमेरिका और चीन की श्रेणी में लाने के लिए या उस श्रेणी में आने के लिए हमें अभी भी बड़ी बाधाएं पार करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो हमें एक प्रैग्मेटिक या वास्तविक या जो सच्चा एनालिसिस है, सच्चा आकलन है, वो अपना करना चाहिए, क्योंकि यदि वो हम नहीं करेंगे तो हम कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं तोड़ पाएंगे दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी और सकारात्मक घटना हुई है। बहुत कुछ भारत के पास इससे गेन करने के लिए है, लेकिन इसने बहुत सारे सवाल भी हमें दिए हैं। आत्मालोचना के लिए हमें बहुत कुछ सोचने के लिए भी दिया है, जिसको कहते हैं ना थॉट, फूड फॉर थॉट। तो बहुत कुछ इसने दिया है, हमें इसको बहुत सकारात्मक रूप में लेना है और अपनी जो चूकें हुई उनसे सीखना है, किंतु अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसकी दुनिया को जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को भी जरूरत है। बालेंदु शर्मा, दादीज, द टेक थिंकर, ओवर एंड आउट। थैंक यू।